नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 28 जून 2023 और आज फेज 11 की एग्जाम थी, है ना। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंपॉर्टेंट जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको प्रश्न के साथ साथ ही डिस्कस कर देता हूं, जो आने वाले शिफ्ट में चाहे तो ये एग्जाम, चाहे आप आगामी दिन में कोई भी एग्जाम देंगे, वहां पे हूबहू आपको एग्जाम हॉल में आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के ये सभी प्रश्न भेजने का श्रेय जो है मनोज जी को जाता है, जिन्होंने हमें टेलीग्राम चैनल पे सभी प्रश्न भेजे हैं। एक प्रश्न आया था, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है उसकी वीडियो मैं सवेरे तड़के डाल दिया करूंगा, जैसे आज डाल दिया था, क्योंकि रात में बहुत लेट हो जाती है। ठीक है, तो फोर्थ शिफ्ट का जो है कल आएगी। ठीक है, तो कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है, बताया था। इसके जो नेता है ये राम सिंह है और गुरु बालक सिंह है, तो इन दोनों का भी नाम ध्यान रखेंगे। ये कहां पे हुआ था, पंजाब में हुआ था, है ना। इसी प्रकार से एक संथाल विद्रोह आपसे बहुत पूछा जाता है। इसके जो है सिद्धू और कान्हू, ये दोनों लीडर थे संथाल विद्रोह के, और इंडिया के इतिहास में ब्रिटिश सरकार को झकझोर देने वाली ये आंदोलन था। इसके बाद आपका 1857 का विद्रोह होता है बड़े पैमाने पे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से है, तो संथाल विद्रोह से ही हुआ था, जो अंग्रेज समझ गए थे कि ये लोग भी कम नहीं है, हमें भी पीट के भगा सकता है। और ये कहां पे हुआ था संथाल विद्रोह, तो छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार, आप महाराष्ट्र मत आ जाना मेरे दोस्त, ये आपका उड़ीसा, झारखंड, है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल साइड में, मतलब उड़ीसा में ज्यादातर जो है, झारखंड में पार्ट है छोटा नागपुर पठार का। ठीक है, ये कब हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। उस समय अंग्रेज कौन थे, तो कैनिंग थे, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा एक अहोम विद्रोह होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि अहोम विद्रोह कहां हुआ था, तो भाई अहोम विद्रोह जो है ये असम में हुआ था। असम को हम पहले अहोम भी कहते थे, असम को हम पहले कामरूप भी कहते थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये अहोम विद्रोह जो है ये असम में हुआ था, 1824 में स्टार्टअप हुआ था इसका। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीनों चारों विद्रोह जो है, पागलपंथी विद्रोह आपसे पूछा जाता है, ये ना, ये सब सन्यासी विद्रोह आपसे पूछा जाता है जी, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत लो लेवल की क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में बना रजिया सुल्तान का मकबरा किस प्रकार के पत्थर से निर्मित है या बनाया गया है ना, तो भाई पत्थर से ये नहीं बने हैं, ये बने हैं ईंट से। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था, है ना, क्या क्या ऑप्शन था इस वाले क्वेश्चन में, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं, है ना। इसके अलावा रजिया सुल्तान कौन थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना, जो दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाली प्रथम महिला सुल्तान थी। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत उस समय कहेंगे तो इसका मतलब इंडिया को ही जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया पर भी अगर प्रथम महिला शासिका कहेगा तो रजिया सुल्तान ही होगा, समझ गए, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कौन है भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 में गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। लाख वक्स मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। और मुगल वंश में एक कलंदर की उपाधि धारण किए थे, कौन, बाबर। कलंदर का मतलब भी दानशीलता की भावना रखने वाला होता है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंतिम शासक हुए थे जी आपका सल्तनत का इब्राहिम लोदी। टोटल कितने वंशों ने शासन किया था सल्तनत पे, तो 5 वंश ने। कौन कौन, गुल खिला, तुम सनम लो, है ना, गुलाम खिलजी, तो तुगलक, सैयद लोदी। सबसे अधिक दिन तक कौन किए थे, तो तुगलक। सबसे जो अधिक पढ़ा लिखा शासक था ये कौन था, जौना खान। जौना खान किसका नाम है भाई, जूना खान या जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान भी कहते हैं। इन्हीं के काल में इब्न बतूता जो है मोरक्को से भारत आए थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम है रेहला, कौन, इब्न बतूता। ठीक है, तो ये तो तुगलक के काल में थोड़ा सा, है ना। तुगलक काल से और भी क्वेश्चन आते हैं। नहर निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जो तुगलक वंश के संस्थापक भी हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे नहरों का निर्माण जो है कौन करवाया, तो आपको बताना है दादा, फिरोज तुगलक ने करवाया। बातों को समझ के चलते चलिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि भाई 1206 में सल्तनत स्टार्ट हुआ गुलाम वंश या ममलूक वंश के साथ, और 1526 में जब पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर के साथ इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। इसके बाद भारत में मुगल वंश आ जाती है, कब, 1526 में। ये कब तक रहता है, 1857 तक, जब तक कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज पकड़ के बर्मा के रंगून नहीं ले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बहादुर
बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज पकड़ के कहां ले गए थे? तो आपको बताना है भैया, बर्मा ले गए थे, बर्मा। बर्मा जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, चालुक्य वंश के बाद किसने शासन संभाला था, है ना, या फिर चालुक्य वंश के बाद सत्ता में कौन आए थे? कई सारे लैंग्वेज हो सकते हैं इसके, है ना। तो भैया चालुक्य वंश के बाद जो है राष्ट्रकूट आए थे जी। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्गा। इनका नाम भी कुछ अजीब है तो यूं ही याद हो जाते हैं। ठीक है, दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 735 ईस्वी में किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनकी राजधानी की बात कर लेंगे तो इनकी राजधानी मान्यखेट था। कहां था? मान्यखेट, मान्यखेट या मान्यखेत, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में जो गुफा है, कौन सी गुफा है भैया? एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एलोरा की गुफा में कितनी गुफाएं हैं छोटे छोटे, या फिर कितने मंदिर हैं। इस प्रकार से मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके। मैंने आपको ऑप्शन देना है 29, 35 फॉर्म में ऑप्शन देना है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो ये कैलाशनाथ की मंदिर इन गुफाओं में बने हैं, मतलब महाराष्ट्र के अंदर देखिए कैलाश मंदिर 2 है जो प्रचलित है। वैसे कैलाश मंदिर, भोलेनाथ की मंदिर असंख्य है इंडिया में, लेकिन जो 2 प्रचलित हैं जो प्राचीन काल में हिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है, ये आपका एक महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर है और एक आपके साउथ के कैलाश मंदिर है। साउथ के जो कैलाश मंदिर है ये बनवाए थे भाई नरसिंह वर्मन सेकेंड बनवाए थे। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। प्रथम या सेकेंड में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस कर रहा हूँ, देख लीजिएगा जरा इसका। नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही बनवाया था। ठीक है, कैलाश मंदिर जो साउथ के हैं, और जो आपका महाराष्ट्र में है ना औरंगाबाद में, ये आपका राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मंदिर और याद रखना है जी, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है, जो राजराज चोला राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा एक आपका कोंकण मतलब जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उसे ध्यान रखना है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो मंदिरों से इतनी ही सारी क्वेश्चन आती है, ज्यादा आती नहीं है। इसके अलावा आपका एक कंदरिया महादेव का मंदिर याद रखना है जी, जो आपका खजुराहो में है। खजुराहो के जो मंदिर है ना, उसी के अंदर कंदरिया महादेव की मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा कौन से नृत्य कामड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है? इस प्रकार से प्रश्न आया, कामड़। तो भैया कामड़ जनजाति के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है ना। 13 ताली नृत्य जो है कामड़ जनजाति के द्वारा होता है। एमपी के अंदर भी हो सकती है, राजस्थान के अंदर भी होती है। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन में कौन सी जाति और कौन सा नृत्य जो है पूरा था, क्योंकि लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि पूरा है। ठीक है, इसके अलावा घूमर नृत्य गणगौर के अवसर पे मीना समुदाय के जो है महिलाएं वो करती है आपका राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कलबेलिया नृत्य भी होता है, इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। राजस्थान के अंदर आपका कठपुतली डांस होता है। राजस्थान के अंदर आपका और क्या हो सकता है? अग्नि नृत्य होता है। राजस्थान के अंदर आपका चंग नृत्य होता है। ये सब आपका राजस्थान से संबंधित है। बाद बाकी मैंने छत्तीसगढ़ आपको टॉप पे रखने को हमेशा से बताते आया हूं भाई। छत्तीसगढ़ में बहुत पूछता है, क्यों पूछता है? क्योंकि भाई ये तो अलग हुआ था। या आप इतने सारे मतलब आप जैसे कि जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनजातीय समुदाय निवास करते हैं इंडिया के अंदर, ये आपका एमपी के अंदर निवास करता है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ कटा नहीं होता तब क्या होता? अभी भी एमपी के अंदर है भाई। तो छत्तीसगढ़ जब कट गए तब ये हाल है, नहीं कटा होता तो क्या होता? तो छत्तीसगढ़ जो कट गए तो इनके कल्चर साथ में लेके कटे। चूंकि इस पे ज्यादा कोई ध्यान देता नहीं, एग्जामिनर यहां से काफी क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, सुआ, पंडवानी, गरमा, सैला, इसके गेंडी, इसके बाद आपका पंथी, ये सभी जो है आपको ध्यान जरूर रखना है जी, है ना, छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, झूमर भी, कर्मा भी है। झूमर कर्मा झारखंड में भी है, इसलिए नहीं बताया। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? अभी मैंने सिंधु जल विवाद आपको पढ़ाया था कुछ ही दिन पहले प्रैक्टिस सेट में, है ना, कि भारत कितना यूज करेगा जल का और पाकिस्तान कितना यूज करेगा जल का। ठीक है, उसी दिन मैंने ये सब चीज बता दिया था। इनके सहायक नदी कौन है, कहां से निकलती है, कितने % जल भारत यूज करेंगे, कितने % जल जो है पाकिस्तान यूज करेगा। इसका मैंने ये भी बताया था कि भारत को, है ना, भारत को इस पे बांध बनाने का अधिकार तो है, लेकिन नदी की दिशा मोड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तो प्रैक्टिस से देखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, है ना। तो भैया ये सिंधु सतलज, सिंधु की जो सहायक नदी है ये सतलज भी है, ब्यास भी है, इसके अलावा रावी भी है। रावी भी कर लेना जी, रावी भी हो जाएगा इसके। हाँ, रावी होगा क्या? रावी हो जाएगा, हाँ वाह, रावी भी हो जाएगा। चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव, है ना। इसके अलावा झेलम, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियों में से हैं। इसके अलावा सिंधु जो है ये आपका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी जो है ये आपके कहां से निकलती है? तो ये निकलती है आपका तिब्बत के मानसरोवर से, जैसा कि मैंने आज ही बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था भाई सोन और नर्मदा, है ना, सोन और नर्मदा ये कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक मैकाल रेंज से। ठीक है, इसके अलावा सतलज नदी पर
भाखरा नांगल बांध परियोजना है, जो इंडिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध परियोजना है, ग्रेविटेशनल वाला। अगर ओवरऑल सबसे ऊंची बांध परियोजना कहेगा तो आपका कौन सा होता है जी? टिहरी बांध परियोजना होता है। अगर आपको सबसे बड़ा बांध परियोजना या सबसे लंबा बांध परियोजना कहेगा तो ये आपका कहां होता है भाई? महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, लंबाई और ऊंचाई में थोड़ा सा फर्क होता है दादा। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है भैया? बताए हैं सब दिन, और ये भी बताए हैं कि नेल्सन मंडेला गांधी पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? बताया हूं ना, दलाई लामा को दिया गया है भाई। मंडेला गांधी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपका दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा। दलाई लामा को जान रहे हैं ना, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। ठीक है, इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, फ्रीडम ऑफ एक्साइल, है ना भैया? एक्साइल मतलब होता है देश निकाला, जिसे बेनिस कहते हैं सिनोनिम, है ना? तो भैया ये जो आपका मंडेला वाला किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मैंने 1000 दिन आपको समझाया है, बताया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। मैंने ये भी बताया था कि नेल्सन मंडेला किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो रंग भेद आंदोलन से। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला पूर्णतः विदेशी है, जिसे भारत रत्न दिया गया है। वैसे खान अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया है, जो पाकिस्तानी है, लेकिन पाकिस्तान का ओरिजिन कहां से हुआ? तो भैया इंडिया से हुआ। तो ये तो पूर्णतः नहीं कर सकते ना, लेकिन नेल्सन मंडेला की भारत के से कोई मतलब रिलेशन नहीं है, मतलब जन्म के आधार पे, फिर भी इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ये बात भी मैंने आपको बताया है ना? इसके अलावा फ्रीडम इन एक्साइल, ये दलाई लामा की पुस्तक है। देखिए इनसे मिलता जुलता फैक्ट है, मुझे ये चीज बताना था, इसीलिए मैंने दलाई लामा का पुस्तक भी लिख रखा है यहाँ पे। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक चार्ल्स डिकेंस है। इसके अलावा बी कमिंग जो है ये अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की पत्नी है, मिशेल ओबामा, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है बी कमिंग। इसी प्रकार से एक छोटा सा पुस्तक का शीर्षक अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड की पुस्तक के लेखक जो है ये आपका कौन है भाई? तो ये आपका प्रियंका चोपड़ा है। अब ये प्रियंका चोपड़ा और आपका मिशेल ओबामा में कहा, मतलब दोनों के सेक्टर काफी अलग हैं। द होप ऑफ ऑडेसिटी ये आपका बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। सुनने में आ रहे हैं कि ये जो बराक ओबामा है वर्तमान समय में किसी प्राइवेट कंपनी में जो है जॉब कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक मुखिया जी बन जाइए, 80 साल तक तो गुरूर ही नहीं उतरती भाई कि मुखिया रहे हैं भाई, भूतपूर्व मुखिया जी हैं ये, है ना? इसके अलावा यहाँ पे देखिए अमेरिका के अंदर इतने बड़े की पोस्ट, है ना? अगर 3 बार बनता अमेरिका के अंदर तो जरूर ये बनता, लेकिन अमेरिका में नियम है कि कोई आदमी 2 ही बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हैं, है ना? ये बात भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। माय कंट्री माय लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी साहब की जो है पुस्तक है। लाल कृष्ण आडवाणी साहब की पुस्तक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बिल आया गया था, अमेंडमेंट बिल, ये कब पास किया गया था? तो भाई ये किरण रिजिजू ही थे उस समय, हाँ किरण रिजिजू ही थे, है ना? ये 30 नवंबर 2021 को पास किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो वर्तमान देश के न्यायाधीश है 50वें CJI, ये कौन है भाई? चंद्रचूड़ साहब है। देश के मुख्य न्यायाधीश पहला वाला कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात किस आर्टिकल में करी गई है ये तो आप जानते हैं ना, 124 में, और 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड अभिन्यायालय है। रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या है मैं बता चुका हूं। हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 है और 215 के थ्रू जो है हाई कोर्ट रिकॉर्ड अभिन्यायालय है। अब ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है मैं बता चुका हूं ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से भारत के बिली बियर्ड्स के खिलाड़ी कौन है? भाई मैंने आपको बताया है कि भाई भारत में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको आपको नाम याद रखना है। जैसे मैं अभी गिना दूं आपको, नारायण कार्तिकेयन, है ना? जीव मिल्खा सिंह, है ना? इसके अलावा आपका पंकज आडवाणी, है ना? ये सब गिने चुने खिलाड़ी है भाई। पान सिंह तोमर, है ना? ये सब गिने चुने खिलाड़ी हैं जो ज्यादा तादाद में नहीं है। आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है, आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ रहा है कि भाई नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजन है, कम मात्रा में लोग याद नहीं करते, इतना पॉपुलर गेम नहीं इंडिया के अंदर, तो इन्हें लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको नहीं भूलना है, आपको एग्जाम पास करना है, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए, पंकज आडवाणी किससे है भाई? तो ये आपका पंकज आडवाणी जो है ये आपका बिली बियर्ड्स से है। बिली बियर्ड्स, है ना? बिली बियर्ड्स यहाँ पे लिखा है, रिकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, ठीक है? बिली बियर्ड्स से संबंधित है पंकज आडवाणी। नारायण कार्तिकेयन जो है ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस के महान जो अभी हर जगह जाता है, जीत रहा है कौन है? मैक्स वर्स्टापेन, है ना? इसके अलावा जीव मिल्खा सिंह क्या है भाई? गोल्फर। ये मिल्खा सिंह के जो है पुत्र हैं, जीव मिल्खा सिंह। इसके अलावा नीतू घनघस ये कौन है? तो महिला बॉक्सर है, जैसे नीतू घनघस है, स्वीटी बुरा है, लवलीना बोरगोहेन है, निकित जगीरन है ना? मैरी कॉम है। ये सब क्या है? महिला बॉक्सर है ना?
पान सिंह तोमर, ये क्या थे भाई, स्टेपल चेस। मुझे तो पान सिंह तोमर पिक्चर बहुत पसंद है, आप लोग भी एक बार देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। इरफान खान जो है मेन कैरेक्टर में। इसके अलावा मिल्खा सिंह है ना, इसके अलावा जो आपका हिमा दास है ये आपका धावक है। इसके अलावा मीराबाई चानू और कर्णो मल्लेश्वरी ये क्या करते हैं भाई, वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक है, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। संस्कृत कॉलेज से एक प्रश्न इन्होंने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आधा ही लिखा है, तो मैं इसको बता नहीं सकता कि ये क्वेश्चन क्या आया था। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है जी, देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? भैया खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण जो है ये आपका देवेंद्र झाझड़िया साहब को दिया गया 22 के अंदर, ठीक है। 21 पूछा गया था सर, 22 सही है, सही है। 22 पद्म भूषण, 22 पद्म भूषण, 21 होगा जी, है ना, देवेंद्र झाझड़िया साहब का, है ना। देवेंद्र झाझड़िया ऑप्शन में था, यही राइट आंसर है, क्योंकि पद्म भूषण जो लेटेस्ट में खिलाड़ी को मिला ये देवेंद्र झाझड़िया ही है। बाद बाकी पद्म श्री तो बहुत आदमी को दिया गया जी। पद्म श्री जो है आपका नीरज चोपड़ा को भी मिल गया है, प्रमोद भगत को भी मिल गया है, और ये महिला में ये जो है राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखरा, इनको भी मिला है, अवनी लखेरा को भी मिल गया है ना। तो इस प्रकार से तो इनको मिला है पद्म श्री, लेकिन यहाँ पे पद्म भूषण पूछा गया था तो देवेंद्र झाझड़िया राइट होगा। देवेंद्र झाझड़िया जो है ये पैरा ओलंपिक के अंदर भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और नीरज चोपड़ा जो है मेन ओलंपिक के अंदर भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा अभी अभी जो टोक्यो ओलंपिक 20 में हुआ, यानी 21 में हुआ 20 वाला, उधर जो है 87.58 मीटर भाला फेंक के जो है भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जो है झोली में लाया था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। देखिए यही मैं बोल रहा था, अवनी लखेरा को भी पद्म श्री मिला है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में जो भारत रत्न दिया गया है ये 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, आपसे रोज रोज पूछा जा रहा है, रोज रोज बता दे रहा हूं, अब तक तो रट के जो है मास्टर बन गए होंगे। तो 2011 में महिला साक्षरता जो है 65.46 है, पुरुष साक्षरता जो है 82.14 है। भारत की समग्र लिटरेसी रेट जो है ये 74.04 है। राज्यों के अंदर बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है केरला के अंदर हो जाएगी आपका लिटरेसी रेट, और यूटी की बात करेंगे तो सबसे अधिक लक्षद्वीप के अंदर जो है आपका लिटरेसी रेट है। तो दोनों बात और भी ध्यान रखेंगे। भारत की फर्टिलिटी रेट ये आपका जो है 2.2 है। अगर ग्रोथ में सबसे कम नकारात्मक जो दर्शाया इस बार है ना 2011 के अंदर, ये नागालैंड की जो है दशकीय वृद्धि सबसे कम रही। कितनी रही भाई, तो इनकी जो दशकीय वृद्धि रही, माफ कीजिएगा दशकीय वृद्धि की बात हो रही, नागालैंड की दशकीय वृद्धि जो रही 0.6% निगेटिव के, यानी माइनस में चले गए। 100 आदमी है तो वहां पे जो है आपका 99.4 आदमी बच गए, ऐसे समझिए। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व जो है ये 382 जो है आपका पर किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा घनत्व जो है ये बिहार के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के अंदर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो आपका है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक जो है जगह है दिबांग घाटी, वहां की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और बिहार के अंदर जिला है शिवहर, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है घनत्व मतलब। इसके अलावा लिंगानुपात जो है ये 943 है जी। लिंगानुपात भी सबसे अधिक जो है ये आपका कहां पे है, केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का, क्या का पुदुचेरी है ना। वैसे ओवरऑल स्टेट में तो केरल, और सबसे कम है भैया हरियाणा। तो ये इतने जनगणना का डाटा जरूर ध्यान रखें, आपको हमेशा नंबर दिलाएगा जी, है ना। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भैया ये कोई पूछने की बात है, ऑपरेशन गंगा, बोलो जय गंगा, ठीक है। इसके अलावा जो सीरिया में अभी भूकंप आया था, जो सीरिया में अभी भूकंप आया था जी, है ना, तो ये जो भूकंप आया था इस भूकंप में मदद पहुंचाने के लिए भारत पहुंचे थे, है ना। तो ये जो है इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन दोस्त। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? यहाँ पे क्लू है इसीलिए मैं रखा हूं, ऐसे ही कुछ उठा के नहीं रख देता हूं, है ना। अभी देखिए आपका यूक्रेन रूस की बात हो गई, मुझे पता है अब यूक्रेन रूस को एग्जामिनर ने याद किया है तो याद और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है ये मैगजीन के अनुसार, टाइम मैगजीन होता है, तो इसके अनुसार ये आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है उसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया जाता है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वैसा आदमी जिसको सालों भर, जिसकी जो है सालों भर पूरे विश्व पे इफेक्ट रहा हो, है ना, किसी कारण से पॉजिटिव इफेक्ट, है ना, तो उसे जो है आपका पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जा सकता है। जैसे उससे पिछले साल कौन थे? तो आपका एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक है ना वो थे। उसके पहले जो है जो बाइडेन रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से पर्सन ऑफ द ईयर बदलते रहते हैं। उससे पहले एंजेला मर्केल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा क्लू को समझना होगा। यूक्रेन की राजधानी कहा जाता है कीव है, कीव है ना। एक कीवी होता
है, कीवी फल भी होता है और कीवी पक्षी भी होता है, जो कहां पाया जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर। इसके अलावा इसीलिए न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों को कीवी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2022 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एक तो मेमोरियल को, एक लिबर्टी, ये दोनों संस्था है, एक रूस का है और एक यूक्रेन का है, दोनों झगड़ रहे हैं ना, उन्हीं के मानव जो संसाधन की संस्था है उनको दिया गया है शांति का पुरस्कार। तो इस बार को जितने भी नोबेल शांति पुरस्कार मिले हैं ना, सब जो है लफड़े में ही है। देखिए, यूक्रेन भी झगड़ा कर रहा है, रूस भी झगड़ा कर रहा है, जिनके शांति संस्था को दिया गया है। इसके अलावा जो ये बिलियात्सियों को मिला है ना, ये बेलारूस के हैं, इनको भी 10 साल का सजा हुआ है, अभी अभी हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों को जो है झोल में ही है, जिनको जो है इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। एक तरफ शांति के लिए, दूसरी तरफ अशांति हो रहा है। इसके अलावा खादी एवं ग्रामीण उद्योग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना भैया, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग के वर्तमान अध्यक्ष जो है ये मनोज कुमार है, ठीक है। मेरा भी नाम मनोज कुमार है भाई, लेकिन मैं नहीं हूं, काश होता, है ना। इसके अलावा यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका मनोज सोनी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये आपका अर्जुन मुंडा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेल मंत्री कौन है, तो आपका अनुराग ठाकुर है, किरण रिजिजू का स्थान लिए हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, मैं जो सब दिन लिख लिख के समझाया भैया कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, असंवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, सलाहकारी संस्था या परामर्श दात्री संस्था क्या होता है। ये चारों एक एक चीज है, लेकिन संवैधानिक निकाय एगो अलग चीज है ना। क्योंकि मैं बताया हूं कि भाई संवैधानिक निकाय उसे कहिए कि जिसकी प्रावधान के लिए भारतीय संविधान के अंदर कोई ना कोई आर्टिकल अलॉट किए गए होंगे या फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ बात लिखे गए होंगे, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, जो एक प्रोसेस के तहत जो है आपका सिलेक्ट किए जाते हैं या फिर बसाए गए हैं। लेकिन जिसकी चर्च नहीं की गई है, दिस इज नॉट संवैधानिक निकाय, है ना। ये क्या है भाई, वैधानिक निकाय है, सलाहकारी संस्था है, या फिर गैर संवैधानिक है, या फिर असंवैधानिक निकाय है। तो आपसे असंवैधानिक निकाय पूछा गया है कि भाई पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है, यानी ओवरऑल असंवैधानिक निकाय आपसे पूछा गया है। देखिए, योजना आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और नीति आयोग, ये तीनों जो है असंवैधानिक निकाय के उदाहरण है, ठीक है। असंवैधानिक निकाय कहिए, सलाहकारी संस्था कहिए, और गैर संवैधानिक कहिए, या फिर परामर्शदात्री संस्था कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक मत कहना, ठीक है। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक सलाहकारी या वैधानिक निकाय है ना। चुनाव आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग, ये सभी के सभी क्या है भाई, तो ये संवैधानिक निकाय है। इसकी जिक्र है भाई चुनाव आयोग का, आपने 324 से 329 आर्टिकल देखा होगा, है ना। तो ये क्या है भाई, तो ये आपका जो है संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसके अलावा योजना आयोग, नीति आयोग तथा अंतरराज्यीय परिषद, ये तीन ऐसे संस्था है जिनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो भी परमाणु कार्यक्रम होते हैं, इसके भी ओवरऑल अगर अध्यक्ष की बात करें या फिर इसके जो मालिक की बात करें, तो प्रधानमंत्री होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। इस मामले में जो है आपको प्रधानमंत्री को याद रखना है। इसके अलावा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। वैसे कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द लग जाए तो क्या होता है, प्रधानमंत्री को आंसर करना पड़ता है। मैंने ऐसे बताया है कि भाई राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रधान गवर्नर होता है, लेकिन वास्तविक लगा दे तो वहां भी सीएम हो जाता है ना। एक प्रश्न आया था आपका कि भाई मकर बिलक्कू किस राज्य की संक्रांति के समय मनाई जाती है। भाई सब दिन बताते हैं मकर बिलक्कू, तो मकर बिलक्कू भाई केरला, ये आपके पास ये ग्राफ है, यही ग्राफ है ना आपके पीडीएफ में, देख लीजिएगा ठीक से, है ना। तो भाई मकर बिलक्कू जो है ये केरल के अंदर जो है आपका मकर संक्रांति के समय सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट होती है भाई, 14 या 15 जनवरी को, फिक्स डेट है इसकी। उसी समय मकर बिलक्कू जो है केरल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मकर बिलक्कू है, इसमें भगवान अयप्पा की पूजा होती है, मैंने ये भी बता रखा है, भगवान अयप्पा की पूजा होती है केरल के अंदर मकर बिलक्कू में। इसके अलावा मैंने पोंगल में बता रखा है, जो आपका उसी समय मकर संक्रांति के समय तमिलनाडु में होती है। इसमें भगवान सूर्य, भगवान इंद्र और गाय माता की पूजा होती है। इसके अलावा बिहू भी 3 प्रकार के होते हैं जी, है ना। तो एक बिहू जो है मकर संक्रांति के समय भी सेलिब्रेट होती है, कहां पे, असम के अंदर। एक होता है आपका नव वर्ष, जो जिसे रंगोली बिहू कहते हैं। इसके अलावा लोहरी होता है पंजाब के अंदर, उत्तरायण होता है आपका गुजरात के अंदर। इस प्रकार से जो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थर्ड शिफ्ट में ऐसे प्रश्नों के एनालिसिस आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगी, और चौथे शिफ्ट की वीडियो जो है कल मिलेगी। कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों शिफ्ट की वीडियो आज ही मिलेगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।